हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई नो मैंने जीएसटी की सीरीज़ स्टार्ट करी थी बट फॉर सम रीज़न आई कुडेंट डू इट। तो हम चार्ज में मैं आपको सेक्शन 9 पढ़ा रही थी आरसीएम का, तो उसकी कुछ चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो मैं आपके लिए एक स्पीड रिवीजन लेकर आई हूँ। इसमें बहुत अच्छी तरीके से मैं आपको चीज़ें समझा भी दूँगी और एम यही है कि आपको रिटेन हो जाए, लर्न हो जाए चीज़ें और आपको कन्फ्यूजन हट जाए इधर का। तो देखो, अब सबसे पहले हम लोग ना अब इसके अंदर में एसपी एंड एसआर देखते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा आरसीएम बता देती हूँ। आरसीएम के अंदर क्या होता है, एक देखो अपना नॉर्मल क्या होता है, सप्लायर होता है, रेसिपिएंट होता है। ये गुड्स या सर्विस देगा सप्लायर, ये इसको कंसिडरेशन प्लस जीएसटी देगा। एंड ये जो जीएसटी होता है सप्लायर क्या करेगा, ये जीएसटी जो अमाउंट है वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। इस मैकेनिज्म को बोलते हैं हम फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म क्या होता है, ये वाला मैकेनिज्म में जो सप्लायर है वो गुड्स एंड सर्विसेज तो देता है रेसिपिएंट को, एंड बदले में रेसिपिएंट कंसिडरेशन देगा, पर जो जीएसटी अमाउंट है ना वो खुद से डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाके जमा करा देगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, कि अब यहाँ पे जो कौन पे कर रहा है वो रिवर्स हो रहा है। एंड अगर आप सोचो कि यार ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आया क्यों है, तो ये ना चीज़ आई मेनली एक तरीके से टू कर्ब टैक्स फ्रॉड। क्या होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट को लग रहा है कि ये जो मेरा सप्लायर है ना ये टैक्स तो ले लेगा, रजिस्टर्ड भी है, टैक्स ले लेगा, कलेक्ट कर लेगा, बट ना आगे मुझे पे नहीं करेगा, तो पेमेंट ही नहीं करेगा सप्लायर। तो ये टैक्स कलेक्ट तो कर लेगा पर पेमेंट नहीं करेगा। तो इन लोगों ने, गवर्नमेंट ने सोचा भैया देखो रेसिपिएंट तो था, उसको तो पहले एफसीएम में भी टैक्स पे करना पड़ रहा है जब वो गुड्स एंड सर्विस रिसीव कर रहा है, और आरसीएम में भी उसको टैक्स तो देना ही पड़ रहा है। तो यहाँ पे बस क्या कर दिया, इन वाली सिचुएशन में गवर्नमेंट ने सोचा रेसिपिएंट तू ना सप्लायर को टैक्स मत दे, तू सीधा मुझे ही आकर इसका टैक्स जमा करा दे। तो पहले वाला चेन कैसे था, रेसिपिएंट सप्लायर को देता एंड सप्लायर गवर्नमेंट को देता। अब ये पूरा ही इस चेन को ही एलिमिनेट कर देता है गवर्नमेंट एंड बोलता है भैया तू डायरेक्टली दे दे मुझे टैक्स। ये कुछ ही चीज़ों में होता है, कुछ ही स्पेसिफाइड या नोटिफाइड चीज़ों में होता है ये वाला आरसीएम, एंड वही हम नोटिफाइड सर्विसेज का आरसीएम सेक्शन 9 में पढ़ रहे हैं। एक और चीज़ आपको ध्यान में होनी चाहिए, रजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन कौन होता है। आपको आरपी और यूआरपी बहुत दिखेगा मेरी वीडियो में। तो ये आरपी का मतलब होता है रजिस्टर्ड पर्सन एंड यूआरपी का मतलब होता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। पहले तो आपको ये सेक्शन 32 क्या बोलता है, हमारा जो ये जीएसटी एक्ट है ना उसका सेक्शन 32 ये बोलता है कि जो टैक्स है ना, देखो लेवी कौन करता है, टैक्स लेवी मेरा गवर्नमेंट करती है, बट कलेक्ट कौन करेगा, कलेक्ट सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड पर्सन ही टैक्स को कलेक्ट कर सकता है। मतलब अगर मैं किसी को टैक्सेस दे दूँ तो मैं सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को दे सकती हूँ, वही कलेक्ट कर सकता है। कलेक्ट अनरजिस्टर्ड पर्सन नहीं कर सकता, बिल्कुल भी नहीं कर सकता, ये अनऑथराइज्ड है। अब रजिस्टर्ड पर्सन बनता कैसे है, इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, बट मैं आपको बता दूँ शॉर्ट के लिए बता दूँ कि अगर वो थ्रेशहोल्ड लिमिट होती है, अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट को अगर कोई भी कंसर्न पर्सन में इंडिविजुअल नहीं होता, एचयूएफ भी है, बीओआई भी है, आपका बॉडी कॉर्पोरेट भी है, पार्टनरशिप फर्म भी है, कोई भी पर्सन अगर थ्रेशहोल्ड लिमिट को एक्सीड कर देता है ना तो वो आपका रजिस्टर्ड पर्सन बन जाता है। थ्रेशहोल्ड लिमिट जनरली 20 लाख है, 40 लाख, 10 लाख ऐसे कर करके आपकी थ्रेशहोल्ड लिमिट्स है, वो आप रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आराम से पढ़ लेना। बट मैंने ये आपको अंतर बता दिया, रजिस्टर्ड कौन होता है, अनरजिस्टर्ड कौन होता है, कलेक्ट कौन कर सकता है, रजिस्टर्ड पर्सन, बिकॉज मैं आपको लॉजिकली ये चीज़ें याद कराने वाली हूँ एंड आपको थोड़ा लॉजिक भी पता लग गया होगी भाई ये आरसीएम का जो कॉन्सेप्ट है ना ये इतना कोई फ्रॉडबाजी नहीं है, मतलब बस इनको मन हुआ कि रेसिपिएंट पे करेगा, ऐसा नहीं है। देखो कुछ एलिमेंट यहाँ पे फ्रॉड बचाने का भी है। तो अब हम अपनी सर्विसेज शुरू करते हैं। तो देखो पहली सर्विस बहुत बहुत ईजी है, स्पॉन्सरशिप सर्विस है। तो कोई भी पर्सन अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस देता है, देखो प्लीज़ फोकस करना है यहाँ पर, किसी भी बॉडी कॉर्पोरेट को या फर्म को, तो आरसीएम में फर्म या बॉडी कॉर्पोरेट टैक्स पे करेगी।
अब ये बॉडी कॉर्पोरेट कौन होता है, बिल्कुल ध्यान रखना, LLP एंड कंपनी दोनों बॉडी कॉर्पोरेट बनाती है। यहाँ पे जो मैं फर्म की बात कर रही हूँ, मैं आपको यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात कर रही हूँ। तो अगर कोई भी पर्सन हो सकता है, बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, इंडिविजुअल, HUF, BOI, अगर स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है बॉडी कॉर्पोरेट को, मतलब कि LLP प्लस मेरी कंपनी को या फिर पार्टनरशिप फर्म को, तो RCM में टैक्स पेएबल होगा। बट अगर ये एनी पर्सन किसी और एनी अदर पर्सन को स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रही है, जैसे कि मेरा इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI को, तो ये एनी पर्सन जो है, कोई भी जो मेरा पर्सन है, वो FCM के अंदर, मतलब नॉर्मली जैसे पे करते हैं टैक्स, वैसे टैक्स पे करेगा। सेकंड सर्विस जो है मेरी वो है, मैं आपको 3 सर्विस कराऊंगी और मैं 3 रिवाइज़ कराऊंगी, 3 कराऊंगी फिर रिवाइज़ कराऊंगी। मैंने बैचेस में बना रखी है सर्विसेज। सेकंड है, देखो हमारी पहले बैच में स्पॉन्सरशिप है, लीगल एंड डायरेक्टर की सर्विस है। तो देखो लीगल सर्विस है हमारी। लीगल सर्विसेज में क्या होता है, देखो हमारी कोई भी इंडिविजुअल एडवोकेट है या फर्म ऑफ एडवोकेट है या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, तो ये आपको मॉड्यूल में ना इन दोनों को क्लब करके दिखा रखा है एंड इसको अलग, इसके नीचे ही लाइन में ही आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की दिखा रखी है, बट प्रोविज़न सेम ही चल रहे हैं, तो हम वैसे ही देखेंगे। एक बार समझ लो कि ये एडवोकेट, लेट मी टेक दिस पेन। अच्छा, एक बार समझ लो कि एडवोकेट और जो ये मेरा काम क्या करते हैं और ट्राइब्यूनल के काम में अंतर क्या है। देखो जो मेरा एडवोकेट होता है ना, वो कंसल्टेंसी देता है मेरे को, मेरे जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको ड्राफ्ट करेगा या फिर मेरे को रिप्रेजेंट करेगा जाके कोर्ट में। और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होता है, ट्रिब्यूनल का मतलब होता है कोर्ट, ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करता है। तो अब समझ में आ गई, इसलिए इनको क्लब कर दिया लीगल सर्विसेज के अंदर में, बट थोड़ा सटल डिफरेंस है। तो ये लीगल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ध्यान देना, फोकस पॉइंट है, बिजनेस एंटिटी को एंड अदर पर्सन हो सकते हैं। अगर वो किसी बिजनेस एंटिटी को, मैंने बिजनेस यहाँ पे मैंने कॉर्पोरेट नहीं बोला, मैंने कोई फर्म नहीं बोला, मैंने बोला अगर कोई इंसान बिजनेस कर रहा है, बिजनेस एंटिटी कोई भी हो सकती है भाई, सोल प्रोप्राइटरशिप भी हो सकती है, उसको ये लीगल सर्विस दे रहा है और वो रजिस्टर्ड है, मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस कर गई, तो ये जो बिजनेस एंटिटी है ये RCM के अंदर में टैक्स पे करेगी गवर्नमेंट को। बट अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करा, तो उसके लिए सर्विस एग्जेम्प्ट है। बाकी अदर पर्सन, जैसे कि इंडिविजुअल को अगर लीगल सर्विसेज दी जा रही है, ये तो देखो पर्सनल कैपेसिटी में है, ये एग्जेम्प्ट है, इसमें ना FCM लगेगा ना RCM लगेगा, एग्जेम्प्ट है सर्विस। तो यहाँ पे आपको ना बहुत एक बार क्लैरिफिकेशन के, ये देखो एक FCM लगता है, RCM लगता है, ये जस्ट GST कौन पे करेगा उसका मैकेनिज़्म है, ये मैकेनिज़्म है। फिर एक चीज़ होती है नो GST, मतलब कि नो GST का मतलब ये होता है कि वो जो चीज़ है ना, वो जो सर्विस है, वो आपके Schedule 1(3) के अंदर थी, इसलिए वो सप्लाई नहीं है, वो सप्लाई नहीं बनी, तो इसलिए उसको GST नहीं लग रहा, या फिर वो कोई आपकी नॉन टैक्सेबल थी। फिर दूसरी होती है आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाईज। एग्जेम्प्ट सप्लाईज वो होती हैं कि देखो GST के नज़रिए से थी तो सप्लाईज, बट गवर्नमेंट ने क्या करा है, नोटिफिकेशन लाकर उनको एग्जेम्प्ट कर दिया, बोल दिया कि हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। तो जब भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखो तो याद रखना कि ये एग्जेम्प्ट है, ऐसा नहीं कि इस पर नो सप्लाई थी, ये नोटिफिकेशन लाकर गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर दिया। कई जगह आपको नो GST दिखेगा, तो प्लीज़ वहाँ पे एग्जेम्प्ट मत लिख देना कि ये GST से एग्जेम्प्ट है, वहाँ पे गलत हो जाएगा। कंसेप्चुअली आपको सोचना पड़ेगा कि नो GST का मतलब ये होता है, अभी आएगी नेक्स्ट सर्विस ही आएगी कि उस पर वो GST के परव्यू में ही नहीं आ रही। अब देखो, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा, अभी हम रिवाइज भी करेंगे। एंड थर्ड है मेरा, देखो डायरेक्टर की सर्विस है। डायरेक्टर अपनी सर्विस किसको दे रहा है, किसी कंपनी को दे रहा है, बढ़िया। तो अब ये भी अब मैं आपको लॉजिकली समझाऊंगी। एक ये कंपनी है, ये जो मेरा डायरेक्टर है ना, ये जो कंपनी का डायरेक्टर है, इसका TDS कट रहा है 192 में, तो देखो इस पर कोई GST नहीं लगेगा। अगर ये अमेंडमेंट आई है तो प्लीज़ ध्यान रखना, ये अमेंडमेंट आई भी है। अगर वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डायरेक्टर कंपनी को, तो अमेंडमेंट ने बोल दिया भाई ये कोई GST नहीं लगेगा इस पर। एंड वो हमारा प्रोविज़न बोलता है कि अगर TDS 194J में कट रहा है तो RCM लगेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अगर आपको याद होगा, इनकम टैक्स 192 में TDS किसका कटता है, सैलरीड पर्सन का
192 में TDS कटता है। वेरी गुड। तो सैलरीड बंदे का मतलब क्या हुआ, इन दोनों के अंदर कंपनी और डायरेक्टर के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, ये एम्प्लॉयर है, ये एम्प्लॉय बना। अब आप प्लीज़ स्केड्यूल 3 याद करो, चैप्टर 1 सप्लाई का, जिसका पैरा 1 क्या बोलता है कि अगर एम्प्लॉयर को कोई सर्विस देता है इन द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ये सप्लाई नहीं है, ये नॉन सप्लाई है। तो इसीलिए अब आप देखो, बिल्कुल लॉजिकली समझ में आ रहा है कि इसीलिए इधर हमने ये नहीं बोला ये एग्जाम्प्ट है, हमने बोला यहाँ ये नो GST, ये GST के परव्यू में ही नहीं है। ये अमेंडमेंट आई सेकंड वाली पर्सनल कैपेसिटी की चीज़, जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दे देना, उसने बोला कि इस पे GST नहीं लगेगा। और अंडर 194 होता है तो डायरेक्टर का है, तो RCM में कंपनी पे करेगी। अब इन 3 सर्विसेज को फट से हम रिवाइज कर लेते हैं, ईजी है। पहली सर्विस थी, कोई भी पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस दे रहा है किसी बॉडी कॉर्पोरेट, मतलब कि LLP प्लस कंपनी को या पार्टनरशिप फर्म को, तो RCM में टैक्स चला जाएगा। बट ये अगर पर्सन स्पॉन्सरशिप सर्विस देता एनी अदर पर्सन को, मतलब इन दोनों को छोड़ के, तो मेरा FCM में टैक्स लग जाएगा। टैक्स लगेगा, कोई एग्जाम्प्ट नहीं है, कोई नो GST नहीं है। सेकंड वाला मेरा केस क्या था, मेरा कोई इंडिविजुअल एडवोकेट है, फर्म ऑफ एडवोकेट है या फिर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल है, लीगल सर्विसेज दे रहे हैं बिजनेस एंटिटी को जो रजिस्टर्ड पर्सन है, तो यहाँ पर मेरा RCM के अंदर टैक्स लगेगा। पर अगर यही लोग सर्विस दे रहे हैं कोई बिजनेस एंटिटी जो URP है, अनरजिस्टर्ड है, या फिर कोई अदर पर्सन, मान लो इंडिविजुअल, तो ये वाला जो पूरा ही पार्ट है, नो GST भी नहीं है, इसके अंदर FCM भी नहीं है, ये भैया एग्जाम्प्ट ही कर दिया है गवर्नमेंट ने। थर्ड पार्ट है, मेरा डायरेक्टर है, कोई सर्विस दे रहा है कंपनी को। अब हम चेक करेंगे कि ये डायरेक्टर एम्प्लॉय है कि नहीं, तो अगर इसका TDS 192 में कट रहा है, मतलब एम्प्लॉय है, तो भैया ये नो GST है, GST के परव्यू में ही नहीं आ रहा है स्केड्यूल 3 से। इसका TDS कट रहा है मेरा 194J में, तो भैया इसको RCM से टैक्सेबल कर लो, RCM से टैक्सेबल कर लो, मतलब कि गवर्नमेंट कंपनी देगी, आई एम सॉरी। एंड थर्ड है पर्सनल कैपेसिटी वाला पॉइंट, जो आपका अमेंडमेंट आया था और अमेंडमेंट ने बोला कि ये भी नो GST लावेबल है। समझ गए। अब हम लोग आते हैं हमारी एजेंसी सर्विसेज पे, जो बहुत इजी सर्विसेज हैं, पर उसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझा देती हूँ। मैं आपको इंश्योरेंस कंपनी के हेल्प से समझाऊंगी। एक इंश्योरेंस कंपनी है, देखो वो क्या होती है, अपने एजेंट्स बिठाती है, एंड वो एजेंट्स क्या करते हैं, घर घर जाके पॉलिसियाँ बेचते हैं। तो एक बात बताओ, कभी एजेंट, कोई ऐसा बंदा, एजेंट का मान लो इतने सारे एजेंट होते हैं, क्या कभी एजेंट सर्विसेज के केस में ना टर्नओवर की लिमिट 20 लाख रुपीज़ है, तो एक एजेंट 20 लाख रुपए कमा ले तो बहुत हैवी अमाउंट होता है, बहुत चांसेस नहीं है मे बी वो 6 लाख कमाए, तो गवर्नमेंट बहुत सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ रेवेन्यू लूज़ कर रही है। तो ये वाली जो सप्लाई होती है ना, इस पर गवर्नमेंट बोलती है इंश्योरेंस कंपनी तुम RCM पे दे देना। अब आपको सप्लाई समझनी पड़ेगी कि सर्विस प्रोवाइडर कौन है, सर्विस रेसिपिएंट कौन है। देखो मेरा इंश्योरेंस एजेंट है, वो अपनी एजेंसी की सर्विस दे रहा है, अपनी एजेंसी की सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर एजेंट एंड सर्विस रेसिपिएंट इंश्योरेंस कंपनी है। RCM कौन पे करता है, सर्विस रेसिपिएंट, तो इंश्योरेंस कंपनी RCM पे कर देगी। बाकी जो बात है इंश्योरेंस कंपनी और कस्टमर के बीच में, वो FCM के थ्रू हमारा मैटर सेटल हो जाएगा। बट अभी हम RCM की बात कर रहे हैं, तो कोई इंश्योरेंस एजेंट है, वो अपनी एजेंसी सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो इंश्योरेंस कंपनी RCM में देगी। बाकी की ये चारों चीज़ें एग्जैक्टली सेम है। अब कोई रिकवरी एजेंट होता है, रिकवरी एजेंट क्या कर रहा है, अपनी रिकवरी की सर्विस दे रहा है। यहाँ पे प्लीज़ ये फोकस पॉइंट रखना, बैंक को, NBFC को या FI को, तो FCM में होगा लेवेबल। बट अगर ये बैंक, NBFC, FI को छोड़कर किसी और पर्सन को रिकवरी एजेंट सर्विस देता है, तो रिकवरी एजेंट GST पे करेगा FCM के थ्रू। अब ये रिकवरी एजेंट क्या होता है, कि बैंक वाले क्या करते हैं, भैया लोन वगैरह दे देते हैं, बैंक ने लोन दिया, लोन पे डिफ़ॉल्ट हो गया, तो ये क्या करता है, ये रिकवरी एजेंट की सर्विस लेता है, एंड रिकवरी एजेंट कोशिश करता है कि ये हमारा जो डिफ़ॉल्टर है वो रीपे कर दे लोन।
तो जनरली हम रिकवरी का जो केसेस है हम बैंक एनबीएफसी में देखने को मिलता है। बट मे भी कोई कंपनी है जिसको अपने डेटर से पैसा निकलवाना है, वो रिकवरी एजेंट की सर्विस ले, तो यहाँ पे अगर रिकवरी एजेंट की सर्विस कंपनी ले रही है तो ये एफसीएम में ही पेएबल होगा। राइट, अब हम चलते हैं हमारी थर्ड, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट। प्लीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, मैंने क्या बोला, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट नहीं, एजेंट ऑफ मेरा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट। अब ये क्या होता है, देखो बैंक्स जो होते हैं ना, एक रीजन में मान लो एंटर करने के लिए, बहुत बड़ा रीजन था, बैंक है, मान लो कोई Tier 3 सिटी है, खुद से एंटर करे, बहुत मेहनत लेंगी, वो क्या करता है, एक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट अपॉइंट कर देता है। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब भी हुआ कि बिजनेस को बढ़ाएगा, वो ट्रांजैक्शन में एंटर कर देगा। बस बैंक क्या करेगा, यहाँ पे ये बैंक के नाम पे कुछ काम कर लेगा इस रीजन में, और बैंक को अपना शेयर देता रहेगा यहाँ पे। तो बैंक ने सर्विस ली है बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ने। अब ये इस क्षेत्र ये बहुत बड़ा था, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लेता है सर्विस एजेंट्स की, अपना एजेंट्स बिठाएगा जगह जगह पर। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना ये वाली सर्विसेज को देखो, इन दोनों के बीच की सर्विस को देखो। सर्विस प्रोवाइडर कौन है, एजेंट मेरा सर्विस प्रोवाइडर है। इस केस में रेसिपिएंट कौन है, सर्विस रेसिपिएंट ये है। तो हमारा प्रोविजन बोलता है कि ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट आरसीएम में टैक्स देगा। और कब देगा, उसके लिए आप चेक करो कि जो बैंक था वो अर्बन एरिया में था या रूरल एरिया में था। बिकॉज अगर बैंक अर्बन एरिया में है तो ये आरसीएम में ले लेगा, बट अगर ये रूरल एरिया में था ना, अगर बैंक रूरल एरिया में होता है, देखो एजेंट की सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। एजेंट को जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो कमीशन देगा ना माइनस जीएसटी करके, और खुद जीएसटी पे कर देगा, अब इसको जीएसटी भी नहीं माइनस करना पड़ेगा। तो यही है, तो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट क्या कर रहा है, अपनी एजेंट की सर्विस ले रहा है। और अगर बैंक अर्बन एरिया में है, अर्बन ब्रांच है, तो आरसीएम में बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट इस तरीके से करेगा, कमीशन पे करेगा, माइनस जीएसटी कर लेगा, एंड ये जो जीएसटी है खुद से जाके गवर्नमेंट को पे कर देगा। बट अगर मान लो ये रूरल एरिया में, तो ये कमीशन में से जीएसटी माइनस ही नहीं होगा, एग्जेम्प्ट हो गया है। हमारा 7th पॉइंट है बिजनेस फैसिलिटेटर। अब बिजनेस फैसिलिटेटर कौन होता है, जो बिजनेस को फैसिलिटेट करता है। अनलाइक बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो ट्रांजैक्शन में एंटर कर सकता है डायरेक्टली विद द कस्टमर्स, बिजनेस फैसिलिटेटर का बस ये काम है कि फैसिलिटेट हो जाए बिजनेस मेरा। तो सिमिलरली बैंक क्या करेगा, बिजनेस फैसिलिटेटर की सर्विस लेगा। अर्बन एरिया में है तो आरसीएम से बैंक पे करेगा जीएसटी, रूरल एरिया में तो भैया ये एग्जेम्प्ट है। फिर डायरेक्ट सेलिंग एजेंट कौन होता है, देखो बैंक्स के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं और बैंक चाहता है कि उसके ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स बिकें, तो वो क्या करता है, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट की सर्विस लेता है। अब ये जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स होते हैं ना, जनरली देखो इंश्योरेंस के केस में आपको पता है कि भैया इंडिविजुअल एजेंट्स आपको मिलते हैं देखने को, ये एकदम रियलिटी से बेस्ड है। तो ना डायरेक्ट सेलिंग एजेंसीज भी होती हैं, डायरेक्ट सेलिंग की भाई इतने बड़े बड़े फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं बैंक एनबीएफसी के, तो अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट या फर्म है ना, तो ये डीएसए एफसीएम के अंदर में अपनी सर्विसेज का, देखो ये सर्विस प्रोवाइडर है, ये मेरा सर्विस रेसिपिएंट है, तो ये सर्विस प्रोवाइडर जो है अपना एफसीएम में टैक्स पे कर देगा। बट अगर ये जो मेरा डीएसए है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म है, तो जो मेरा बैंक है, जो बैंक है आरसीएम में जीएसटी पे करेगा गवर्नमेंट को। तो यहाँ से वो कोई भी कमीशन देगा इसको, माइनस अपना जीएसटी काट लेगा, और जीएसटी का जो अमाउंट उसने रखा है वो गवर्नमेंट को जाके पे कर देगा। तो अब मैं आपको एक बार एजेंट्स की सर्विसेज सारी रिवाइज कराती हूँ। तो हमने इंश्योरेंस एजेंट देखा था जो सर्विस दे रहा है इंश्योरेंस कंपनी को, यहाँ पे आरसीएम लग जा रहा था। सेकंड देखा मैंने रिकवरी एजेंट, रिकवरी की सर्विस दे रहा है, ध्यान रखना था किसको दे रहा है, बैंक को, एनबीएफसी को, या फिर बैंक को दे रहा है, एनबीएफसी को दे रहा है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दे रहा है, तो ये भी आरसीएम के अंदर में टैक्स हो जाएगा इसको भी। बट अगर ये अदर्स को देता है तो भैया तुम खुद ही पे कर दो एफसीएम के अंदर में टैक्स। थर्ड हमने देखा बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट का एजेंट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट को दे रहा है। अगर ये बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट फर्दर सप्लाई कर रहा है बैंक जो अर्बन एरिया में है, तो ये आरसीएम में हो जाएगा। बट अगर ये मेरा बैंक रूरल में है तो भैया ये तो एग्जेम्प्ट है,
ये मेरा एग्जाम्प्ट है। फोर्थ हमने देखा बिजनेस फैसिलिटेटर, सर्विस दे रहा है बैंक को। अगेन बैंक अगर अर्बन एरिया में है तो भैया तुम आरसीएम के थ्रू दे दो, अगर रूरल एरिया में है तो तुम्हारे को हमने एग्जाम्प्ट कर दिया। फिर हमने देखा डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, जो बैंक को या एनबीएफसी के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये बॉडी कॉर्पोरेट है या फर्म है कि नहीं। एंड फिर अदर दैन बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, अगर ये बॉडी कॉर्पोरेट फर्म है तो भैया तुम इतने बड़े हो, तुम रजिस्टर हो, खुद एफसीएम में दे दो। यहाँ पे अदर देन आरसीएम का मतलब है कि बैंक जाके खुद देगा सर्विसेज। अब हम अपने आती है 9 और 10 सर्विस में, जो है हमारी कॉपीराइट की सर्विस, जो बहुत इजी सर्विस है। तो देखो मेरा कॉपीराइट है अदर देन मेरा बुक लिटरेरी वर्क का। तो कॉपीराइट किसके लिए होता है? देखो कॉपीराइट जो होते हैं ना हमारे क्रिएटिव वर्क्स के लिए होते हैं। कॉपीराइट आपका म्यूज़िक के लिए कॉपीराइट होता है वगैरह वगैरह। तो देखो कोई भी मेरा म्यूजिशियन है या आर्टिस्ट है, वो अपना क्या करता है, कॉपीराइट ट्रांसफ़र कर देता है। कॉपीराइट का मतलब है कि अब तुम मेरी इस म्यूज़िक को कॉपी करके बेच सकते हो और मुझे रॉयल्टी दे देना। ये रॉयल्टी देगा, इसको रॉयल्टी में से क्या करेगा, जीएसटी माइनस कर लेगा। एंड जो भी म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर है वो आरसीएम के अंदर में टैक्स पे कर देंगे गवर्नमेंट को। अब बुक्स का कॉपीराइट के केस में क्या होता है, मैंने एक ऑथर होगा जो कॉपीराइट की सर्विस प्रोवाइड करा होगा पब्लिशर को। जनरल तो सेम केस ही चलेगा, आपका आरसीएम के थ्रू पब्लिशर कर दे। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ऑथर के पास ना ऑप्शन होता है एफसीएम ऑप्ट करने का। बट ये 3 ही केसेस में एफसीएम ऑप्ट कर सकता है। बहुत लॉजिकल है। अगर बताओ एफसीएम ऑप्ट करता है ऑथर, मतलब बोल रहा है कि मैं टैक्स पे करूँगा, इन सर्विसेज पर मैं टैक्स पे करूँगा। तो भैया तुम पहले रजिस्ट्रेशन लो, और टैक्स जो भी पे करता है ना वो हमेशा टैक्स इनवॉइस इशू करता है। और जो अनरजिस्टर्ड पर्सन होता है ना वो बिल ऑफ सप्लाई इशू करता है आपके लिए। तो टैक्स इनवॉइस इशू करो। एंड जो ये एफसीएम का ऑप्शन है ना वो आपको 1 साल तक यूज़ करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि 3 महीने तक एफसीएम यूज़ करो फिर बोलो नहीं आरसीएम में आप पे कर दो, नहीं, फुल ईयर आपको वो आपका लॉकिंग पीरियड चलेगा, एफसीएम में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो 2 हमारे बहुत ही ईजी से कॉपीराइट के थे। तो फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मेरा कॉपीराइट की सर्विस में सबसे पहले तो मैं बुक्स का देख लेती हूँ कॉपीराइट, एंड मैं देख लेती हूँ अदर्स का। बुक्स के केस में क्या है, ऑथर है अपनी कॉपीराइट की सर्विस पब्लिशर को दे रहा है। पब्लिशर क्या करेगा, आरसीएम के अंदर में टैक्स पे करेगा। बट यहाँ पे बस क्या है, ऑप्शन क्या है, किस पे है, ऑथर पे ऑप्शन है कि भैया तुम एफसीएम में दे दो सब्जेक्ट टू माई 3 कंडीशन। 3 कंडीशन क्या है, रजिस्ट्रेशन लो, टैक्स इनवॉइस इशू करो, टैक्स इनवॉइस इशू करने के बाद क्या करो, एफसीएम का ऑप्शन पूरे 1 ईयर तक लॉक इन है, आपको अवेल करना पड़ेगा। अदर्स के केस में मेरा क्या हो रहा है, अदर्स के केस में कोई आपका म्यूजिशियन है, कोई भी अदर आर्टिस्ट है, वो कोई म्यूज़िक कंपनी या प्रोड्यूसर को दे रहा है, तो जनरल केस ही चलेगा मेरा आरसीएम के अंदर में, ये पेएबल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब थर्ड की जो 2 और सर्विसेज है ये और सिंपल है। देखो कोई क्या होता है, आरबीआई ना ओवरसीइंग कमेटी के मेंबर बिठाती है, मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, इनको कुछ पेमेंट करेगी तो इनको नहीं बोलेगी भैया तुम खुद ही देखो क्या ये कभी रजिस्टर होंगे मेंबर्स ऑफ ओवरसीइंग कमेटी, कोई कॉरपोरेट है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, ये तो भाई मेंबर्स हैं जो आपने कमेटी गठित करी उसके ही मेंबर्स हैं। तुम आरबीआई तुम ही पे कर दो आरसीएम में, काट के इनको अपना पेमेंट फीस दे देना, आरसीएम खुद कर दो। देखो लॉजिकल है। यहाँ पे आप खुद सोचो, ये सर्विस प्रोवाइडर को बोलते हैं कि तुम आरसीएम में देखो, वो कैसे रजिस्ट्रेशन ले, वो तो बोलते हैं यार मैं अच्छा वाला सैलरीड बंदा था, अच्छा वाला, बस ये तो मेरे को एक फ़ीस आ रही थी, मैं कहाँ रजिस्ट्रेशन की झंझट लूँ। तो यहाँ पे बोलता है आरबीआई तुम खुद कर दो। अब इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विस के अंदर भी आरसीएम में टैक्स लगता है। इसका भी लॉजिक आपको समझ में आ जाएगा अगर आपने बेसिक्स ऑफ जीएसटी ठीक से पढ़ा। जीएसटी क्या बोलते हैं हम लोग, क्या होता है हमारा, देखो भैया डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। इन इम्पोर्ट गुड्स का डेस्टिनेशन क्या है, इम्पोर्ट गुड्स का डेस्टिनेशन इंडिया में कौन बैठा है, इन इम्पोर्ट गुड का मैं तो रेसिपिएंट ही हूँगा ना। अगर मैंने कोई गुड इम्पोर्ट करा है तो सर्विस प्रोवाइडर तो इंडिया से बाहर बैठा है, इम्पोर्ट कराया है तो मैं रेसिपिएंट हूँ भैया, तो रेसिपिएंट ही आरसीएम में देगा। तो रेसिपिएंट कोई टैक्स देना तो वो किस मेथड में दे सकता है, आरसीएम में ही तो दे सकता है टैक्स।
तो ये दोनों हमारी इजी थी। अब आते हैं हम लोगों की थोड़ी बल्कि हैं ये वाली 3-4 एक, बट इजी हैं, ये हो जाएंगी आपसे और इम्पॉर्टेंट भी है। तो यहाँ से अब प्लीज़ आप अपना माइंड एंड सोल इधर लगा देना। मैं आपको एकदम प्रैक्टिकली जो आप वर्ल्ड में देखते हो उससे ये चीज़ समझाऊंगी। हम अब करेंगे, देखो, सिक्योरिटी सर्विस। अब एक आध बात बताओ, सिक्योरिटी आपने देखा होगा कि कभी कभी ना रेजिडेंशियल हाउसेस के बाहर में गार्ड भैया बैठे रहते हैं, और कभी कभी आपने अपने स्कूल्स के आगे भी देखा होगा कि ये ना सिक्योरिटी हायर की जाती है, कंपनीज होती हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज होती हैं, एजेंसी से हायर की जाती हैं। तो क्या होता है कि ना हम लोग की इनकी ना बॉडी कॉर्पोरेट्स हो सकती हैं, बड़ी बड़ी कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकती हैं जो सिक्योरिटी का ही काम करती हूँ। हाई प्रोफाइल एक्टर एक्ट्रेसेस हैं, इतने सारे हमारे पॉलिटिशियंस हैं, उनकी सिक्योरिटी का कोई बॉडी कॉर्पोरेट करे। और मान लो कोई छोटी मोटी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी कोई सोल प्रोप्राइटर चला रहा है, तो मैं उसको बोल सकती हूँ जो ये मेरा सर्विस प्रोवाइडर है अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है। तो दो तरीके की मेरी सर्विस प्रोवाइडर्स, दो तरीके के मेरे कैटेगरीज में आ सकते हैं। एक तो बड़े शड़े होंगे, बॉडी कॉर्पोरेट्स होंगे, और एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। मैं पार्टनरशिप में, मान लो कि मैं एक छोटी सी फर्म हूँ सोल प्रोप्राइटर्स, आजू बाजू मैंने देखा यहाँ पे लोगों को बड़े गार्ड्स की ज़रूरत होती है, तो मैंने अपना बिजनेस खोल लिया। मेरे को कंपनी नहीं बनानी, मैंने अपना फर्म खोल लिया एक छोटी सी। तो बॉडी कॉर्पोरेट में याद रखना कंपनी भी आएगी, LLP भी आएगी, पर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में यहाँ पे आपका पार्टनरशिप फर्म आ जाएगा। प्रोवाइडर समझ में आ गया। अब हम लोग बात करते हैं रेसिपिएंट का टाइप, सर्विस रेसिपिएंट। दो टाइप ऑफ मेरे प्रोवाइडर है। रेसिपिएंट क्या होगा, एक तो देखो भैया मेरा रजिस्टर्ड पर्सन होगा, और एक मेरा हो सकता है अनरजिस्टर्ड पर्सन। सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस रेसिपिएंट। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और बॉडी कॉर्पोरेट है। ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, मान लो एक इंडिविजुअल है, मान लो एक अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, छोटा सा बंदा है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है रजिस्टर्ड पर्सन को। ये बड़ी सारी कॉर्पोरेट है, ये सर्विस प्रोवाइड कर रही है एक रजिस्टर्ड पर्सन को। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, छोटा बंदा है, दे रहा है URP को, एंड फिर बॉडी कॉर्पोरेट है, ये दे रही है URP को। एक सिंपल सी बात बताऊँ, मैंने इसीलिए आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि कौन टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता। अगर URP टैक्स ही नहीं कलेक्ट कर सकता तो क्या ये RCM में दे सकता है कभी? RCM का मतलब क्या होता है कि रेसिपिएंट टैक्स कलेक्ट करेगा एंड गवर्नमेंट को पे कर देगा। तो URP पे कभी कलेक्ट ही नहीं कर सकता, अथॉरिटी ही नहीं है, तो ये RCM में देगा नहीं, एग्जेम्प्ट है नहीं, सर्विस हो रही है, सब नो GST है नहीं, तो यहाँ पे आपका FCM के अंदर में टैक्स पेएबल होगा। अब एक ये वाली देखो, बड़ी बॉडी कॉर्पोरेट है भाई, सर्विस एजेंसी है, वो रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही है। यहाँ पे सिंपल लॉजिक मेरा ये बोलता है कि भैया FCM होना चाहिए, कि भाई बॉडी कॉर्पोरेट है, आराम से दे सकती है गवर्नमेंट को, इनकी चोरी का हमें डर नहीं है। बट मान लो एक छोटा मोटा मेरा प्रोप्राइटरशिप फर्म है और मैं रजिस्टर्ड पर्सन को दे रही हूँ सिक्योरिटी की सर्विस। मान लो मैं रजिस्टर्ड जूलर हूँ, ठीक है, मैंने बाहर एक गार्ड बिठाना है, बंदूक लेकर जो गार्ड बैठा रहता है, मैंने एक अपनी लोकल फर्म से ही ले लिया रादर देन गोइंग फॉर अ बिग कॉर्पोरेट, मैंने अपनी लोकल फर्म से ही ले लिया सिक्योरिटी की सर्विस। तो इस केस के अंदर में वेदर ये आपका रजिस्टर्ड है अनरजिस्टर्ड है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, देखो गवर्नमेंट को डर है, तुम रजिस्टर हो तब भी तुम टैक्स की चोरी कर सकते हो, भैया तू ही पे कर दे, तुझे तो वैसे ही देना था, तू इसको देने के बदला मुझे ही दे दे, RCM। तो अब आपको समझ में आ गया होगा लॉजिकली, ये दोनों केसेस में तो देखो वैसे ही FCM था। अब ये बॉडी कॉर्पोरेट है भैया, बड़ी सी है, FCM में। अब ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, बहुत चांसेस है टैक्स फ्रॉड हो सकता है, बहुत चांसेस है कि ये रजिस्टर्ड कैटेगरी में ही ना आए, एक इंडिविजुअल हो, तुम रजिस्टर्ड पर्सन ले रहे हो, तो भैया GST का फ़ायदा हमें भी दो, तो RCM में इसको कवर कर दिया। तो यहाँ पे देखो सिक्योरिटी सर्विस है मेरी, अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है जो रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, RCM में होगा। बाद बाकी कोई मेरा बॉडी कॉर्पोरेट है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, बॉडी कॉर्पोरेट है, तुम बड़े हो, FCM में दो। इन दोनों केसेस में देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन मेरे रेसिपिएंट है, तो इनमें तो FCM ही आएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है LAPD 10। अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट इनको LAPD 10 को सर्विसेज प्रोवाइड करता है ना,
तो यहाँ पे आरसीएम में भी टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, आरसीएम में भी टैक्स पे नहीं होगा। एफसीएम भी नहीं बोला इन्होंने, पर इन्होंने बोला आरसीएम में टैक्स पे नहीं होगा। अब टैक्स पे एल एल ए मेरा क्या हुआ, लोकल अथॉरिटी। पी से मैंने शॉर्ट फॉर्म बनाई है पर्सन, जो डिडक्ट करता है टीडीएस अंडर सेक्शन 51, आप पढ़ोगे। डी से मैंने बनाया डिपार्टमेंट ऑफ आपका गवर्नमेंट, या कोई भी गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो गया, पीएसयू का डिपार्टमेंट हो गया। एंड 10 का मतलब ये है कि जो सेक्शन 10 के अंदर में पेमेंट कर रहा है, मतलब कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा है। इन तीनों से आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि तुम आरसीएम में पे कर दो। तो ये लोग LAPD 10, ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखनी क्योंकि आगे भी आएगी। तो इस तरीके से आई होपिंग कि आपको ये सर्विस समझ में आई होगी। अब अपन करते हैं, मैं आपको एक बार अब दो चीज़ें अपन रेंटिंग की करेंगे। उससे पहले मैं आपको इस सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी समझाने के बाद आपको GTA एंड रेंटिंग ऑफ ME पे लेके जाऊँ, बिकॉज ये दोनों ही एक रिलेटेड से ही हैं। ओके ग्रेट। सो अब हम लोग आ गए हैं हमारे लास्ट के 4 चीज़ें। अगर आप यहाँ तक आपको अच्छा लग रहा है तो आप प्लीज़ लाइक कर दो। अब हम लोग देखते हैं हमारी सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस। अब ये क्या होती है, सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस क्या होती है? देखो, सिक्योरिटी को मैं लेंड कर रही हूँ, नाम में ही मतलब छुपा होता है आधी चीज़ों का। मैं अपनी सिक्योरिटी को मतलब सिक्योरिटी क्या हुआ, मेरा शेयर हुआ, इनको क्या कर रही हूँ मैं, इनको लेंड कर रही हूँ, एक बार उधारी पे दे रही हूँ। तो ये देखो ये स्कीम चलती कैसे है, सर्विस चलती कैसे है। भाई ए है ना, मिस्टर ए है, इसको अभी अपने सिक्योरिटीज़ बेचने नहीं है। ये बोलता है भाई मैं ना, बी बोलता है यार मुझे सिक्योरिटी की काफ़ी ज़रूरत है। तो ए क्या करता है, अपने ब्रोकर को ट्रांसफ़र करता है, बी सिक्योरिटीज़ ले लेता है एंड उसको लगता है भाई अच्छा प्राइस है, मैं इसको अभी सी को सेल कर देता हूँ। तो इसने क्या करा, अपना बेचा नहीं है बी को। ए मेरा क्या बना, सिक्योरिटीज़ का लेंडर बन गया एंड बी मेरा बोरोवर बन जाता है। ये अभी एक बार अपने शेयर्स ट्रांसफ़र ही कर रहा है, सिर्फ देखो ट्रांसफ़र हो रहा है, सेल नहीं हो रहा है। लेंड पे दिया है, सिक्योरिटी को लेंड करा है, लोन पे सिक्योरिटी दी है, शेयर को लोन पर दिया है और ये यहाँ पे सेल कर देते हैं। अभी 3 ट्रांजैक्शन को अब मैं और अच्छे से समझाऊंगी। और फिर क्या होता है, मान लो 1 महीने के बाद जो बी होगा ना, वो क्या करेगा, शेयर को बाय कर लेगा एंड ट्रांसफ़र कर देगा ए को बैक। अब देखो फ़ायदे कैसे होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ है, मिस्टर ए और ब्रोकर के बीच में, रेगुलर ट्रांजैक्शन है, ब्रोकर और मेरे बीच में ट्रांजैक्शन होता ही रहता है। भैया ब्रोकर अपनी ब्रोकिंग सर्विस दे रहा है, मेरे को आरसीएम में टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, एफसीएम में ब्रोकर खुद दे देगा जीएसटी। ब्रोकिंग सर्विसेज पे कोई तो मैं कंसिड्रेशन दूंगी ना ब्रोकर को। सेकेंड ट्रांजैक्शन देखो ए और बी के बीच में हुई है। ए और बीच में कैसी हुई है ट्रांजैक्शन, देखो लोन की ट्रांजैक्शन हुई है, लेंडिंग सर्विसेज हुई है, ठीक है। तो ये वाला सर्विस प्रोवाइडर है, ये लोन की सर्विसेज दे रहा है। सर्विस रेसिपिएंट मिस्टर बी हो गया मेरा यहाँ पर, जो लोन ले रहा है, मेरे शेयर्स गिरवी ले रहा है। यहाँ पर ये आरसीएम के अंदर में, ऑब्वियसली मैं कोई लेंडिंग सर्विस दे रही हूँ, कुछ चार्ज तो करूँगी, आरसीएम के अंदर में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर देगा। थर्ड, जो ये सेल ऑफ मेरा सिक्योरिटी हुई है ना, मिस्टर ए और बी, ये देखो ये एग्जाम्प्ट भी नहीं है, ये नो जीएसटी है। नो जीएसटी का मतलब क्या होता है, अगर आपने गुड्स की डेफिनेशन देखी होगी एंड सर्विस की डेफिनेशन देखी होगी तो उसमें क्लियरली मेंशन था मनी एंड सिक्योरिटीज़ दोनों ही इसके अंडर नहीं आते। ये ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी है भैया, ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी नाइदर गुड एंड नॉर सर्विस है, तो इस पे तो जीएसटी लगेगा ही नहीं। कोई फैसिलिटेट कर रहे हो ट्रांजैक्शन एंड सिक्योरिटी, अभी इस वाले एग्जांपल से आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाना चाहिए। तो यहाँ पे प्लीज़ ध्यान रखना, आपने अगर चैप्टर 2 सप्लाई पढ़ा होगा तो उसमें बताया होगा कि गुड्स की डेफिनेशन में से मनी सिक्योरिटी माइनस थे, मतलब कि ये इंक्लूडेड नहीं होते। सिक्योरिटी की सर्विस की डेफिनेशन से भी मनी सिक्योरिटी नहीं है, तो मनी सिक्योरिटी नाइदर गुड एंड नॉर सर्विस है। तो इन दोनों के सेल परचेज पर या ट्रांसफ़र पर कोई जीएसटी लेवेबल नहीं है, कोई जीएसटी लगेगा नहीं, क्योंकि ये गुड्स ऑन सर्विस ही नहीं है। और एक और इधर पॉइंट बताया था आपको कि फैसिलिटेशन ऑफ
सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ जो होता है ना, जो हम फैसिलिटेट करते हैं, ये जीएसटी के परव्यू में आता है। अब ये फैसिलिटेशन का मतलब क्या हुआ, देखो ये ट्रांजैक्शन 1 जो ब्रोकर है, ब्रोकर फैसिलिटेट कर रहा है कि मैं ये सिक्योरिटी बेच पाऊँ, तो यहाँ पे जीएसटी देखो लग रहा है, वो भी एफसीएम के अंदर में। तो अब आपको ये सिक्योरिटी लेंडिंग सर्विस समझ में आई होगी। काफ़ी इजी सर्विस थी, 3 ट्रांजैक्शन थी, एक ट्रांजैक्शन में देखो एफसीएम लग रहा था, बहुत लॉजिकल है। यहाँ पे ये लेंडिंग सर्विसेज जो हो रही थी उस पर मेरा आरसीएम लग रहा था, एंड थर्ड सर्विस तो नाइदर गुड्स थी नॉर सर्विस थी, तो यहाँ पे भैया जीएसटी ही नहीं है। अब मैं आपको लेकर आती हूँ रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो आप ना रेंट कर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर में डेफिनेशन में आपने देखा होगा लैंड एंड बिल्डिंग, हमेशा देखा होगा। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी आप किन को रेंट कर रहे हो, आप लैंड को रेंट कर रहे हो या बिल्डिंग को रेंट कर रहे हो, ग्रेट। तो वो बोलता है, प्रोविजन बोलता है, अगर आप लैंड को रेंट करोगे तो हमेशा के हमेशा एफसीएम लगेगा। बट अगर आप बिल्डिंग को रेंट करते हो तो हम देखेंगे बिल्डिंग का नेचर क्या है। बिल्डिंग का नेचर कमर्शियल पर्पज़ की बिल्डिंग हो सकती है, जैसे कि कोई मॉल, रेजिडेंशियल पर्पज़ की बिल्डिंग हो सकती है, जैसे कि कोई मेरा फ्लैट। तो अब हम देखेंगे कि अगर आपका बिल्डिंग कमर्शियल नेचर की है तो भैया इसमें एफसीएम के थ्रू ही जीएसटी पेएबल होगा। अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला, देखो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बोला है। आप स्केड्यूल 3 से प्लीज़ कंफ्यूज मत करना, स्केड्यूल 3 में सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग था, एंड स्केड्यूल 2 में भी सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है। तो ये इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, इन दोनों में आज आप एक बार जाके चेक करना कि स्केड्यूल 2 में कौन से सेल की बात हो रही है लैंड एंड बिल्डिंग में, जहाँ पे जीएसटी लेविएबल है, एंड स्केड्यूल में कौन से सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग की बात हो रही है जहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। बट अभी जो मैं आरसीएम में बात कर रही हूँ, आपकी रेंटिंग की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अब फिर हम देखते हैं भैया रेजिडेंशियल पर्पस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, बट ना आपने देखा होगा कि कभी कभी ना ये रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो होती है, ये 3 फ्लोर काम के होते हैं, पर ये जो ग्राउंड फ्लोर होता है ना, वो शॉप के लिए लेट आउट कर दिया जाता है, शॉप्स के लिए, मतलब कि कमर्शलाइज कर दिया जाता है उस ग्राउंड फ्लोर के प्लॉट को। तो कमर्शियल पर्पस है तो भैया कमर्शियल है, एफसीएम में टैक्स दो। फिर हम देखेंगे रेजिडेंशियल पर्पस है, बढ़िया भाई, हम इतना नीचे तक आ चुके हैं, डीप आ गए हैं। अब एनालिसिस में वापस से देखो कि ये रेजिडेंशियल जो बंदा है, क्या ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी है, मतलब कोई बंदा ऑफिस बना रहा है, मतलब कोई बंदा रजिस्टर्ड पर्सन है, उसके लिए ये प्रॉपर्टी है ये, तो भैया तुम यहाँ पे आरसीएम में टैक्स दोगे हमको। बट अगर ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, रेजिडेंशियल पर्पस के लिए लैंड की है यूआरपी को, तो यहाँ पे ये एग्जेम्पशन है, यहाँ पे कोई जीएसटी लगेगा ही नहीं। तो मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ, हम रेंट कर रहे हैं, देखो सेल की बात नहीं है। इमूवेबल प्रॉपर्टी को 2 चीज़ें होती है, लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड के अंदर में हमेशा के हमेशा एफसीएम लगेगा। बिल्डिंग के अंदर में देखो भैया आपकी बिल्डिंग कैसी है, कमर्शियल नेचर की बिल्डिंग है या रेजिडेंशियल। मैं आपको बोलती हूँ ये आपकी कमर्शियल है भैया, एफसीएम दे दो। रेजिडेंशियल बिल्डिंग तो बना दी पर इसका पर्पस कमर्शियल रखा, शॉप्स खोल रहे हो इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग में, या रेजिडेंशियल बिल्डिंग को रेजिडेंशियल पर्पस में, एफसीएम। फिर रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना दी पर आप इसको लेट आउट कर रहे हो रजिस्टर्ड पर्सन को, तो भैया तुम आरसीएम में टैक्स दे दो। एंड अगर आपने इसको यूआरपी को दिया तो ये आपका एग्जेम्प्ट है। तो वेरी वेल डन। अब हम लोग लास्ट की 2 एक्टिविटीज़ में और बचे, हमारा रेंटिंग ऑफ एमवी प्लस कॉस्ट ऑफ फ्यूल वाला एंड जीटीए वाला, जो एक बार आप एक समझ लो तो दूसरा काफ़ी आसान हो जाएगा, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो देखो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, अभी हमने रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करी, अब हम बोलते हैं कि हम मोटर व्हीकल को रेंट करेंगे। मोटर व्हीकल किसके लिए आप करते हो भैया, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कि ताकि मैं पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट कर सकूं। एंड नीचे जो मैंने जीटीए अभी छोड़ा है, जीटीए क्या होता है, गुड ट्रांसपोर्ट, तो मतलब यहाँ पे गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है। तो एक तरीके से रेंटिंग ऑफ फॉर मोटर व्हीकल फॉर पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन एंड गुड ट्रांसपोर्टेशन दोनों ही मेरी यहाँ पे बची है। तो यहाँ पे ना आप रेंट कर रहे हो एक मोटर व्हीकल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन के लिए, जिसमें आपका कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है। फॉर एग्जांपल मैं एक सप्लायर हूँ, मैं क्या करती हूँ, एक बस रेंट करती हूँ, मैं बस चलाती हूँ, फेरी करती हूँ, बस यहाँ से लेकर
मान लो एक मैं वैन, यहाँ से मैं बच्चे ऑफिस वर्कर्स उठाती हूँ दिल्ली से एंड उनको गुड़गांव लेकर जाती हूँ। तो मैं अब उनको ये थोड़ी बोलूँगी कि तुम कॉस्ट का खर्चा, फ्यूल का खर्चा तुम खुद करना और मोटर व्हीकल का रेंट मैं तुमसे लूँगी, कॉस्ट ऑफ फ्यूल जितना लगेगा तुम देना। ऐसा नहीं होता ना। पूरा का पूरा हम लोग क्या देते हैं, जब हम रेंट पे देते हैं उस ड्राइवर को, मान लो कोई ड्राइवर हमारे पास रेंट पे, तो हम पूरा का पूरा ही रेंट लेते हैं। तो अगर आपका रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है एंड कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है, ध्यान रखना, मतलब इन ऑल पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस हो रही है। देखो कभी कभार आप रेंट करते हो मोटर व्हीकल को और क्या करते हो, उसको लेकर देहरादून घूमने चले जाते हो, तब वो क्या देता है आपको, सिर्फ गाड़ी रेंट पे देता है। तब आपको सिर्फ गाड़ी रेंट पे देता है, उसमें आपका फ्यूल का कॉस्ट, आप स्टॉप्स आते जाते हैं, आप भराते जाते, तो आपका कॉस्ट रहता है। तो यहाँ पे इसीलिए क्लैरिफाइंग पॉइंट रहता है कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन है, याद रखना ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे वही जो सिक्योरिटी सर्विसेज में अपन ने करा था ना, कि अगर आपका सर्विस प्रोवाइडर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, सेम ही चल रहा है। और अगर आप ये, पर यहाँ पे रजिस्टर्ड की जगह पे बॉडी कॉर्पोरेट को दे रहे हो आप, तो आपका RCM में मेरा बॉडी कॉर्पोरेट देगा। मैं मान लो एक छोटी सी मेरी फर्म है, मैं किसी कंपनी को या फर्म को अपनी RV रेंट पे दे रही हूँ, या फिर मैं इस बॉडी कॉर्पोरेट को ये बोलते हैं कि मेरे ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, इनको लाना छोड़ना तुम कर देना, तो ये अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है, ध्यान रखना। इन बॉडी कॉर्पोरेट को तो RCM में। बट यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने बोला था ना, ऑथर के पास ऑप्शन है कि FCM ले ले, तो यहाँ पे ये इस बॉडी कॉर्पोरेट के पास भी ऑप्शन है कि वो FCM के अंदर में टैक्स पेमेंट हो। कैसे होगी FCM के अंदर में? दो ऑप्शन है गवर्नमेंट के, इसके पास, सॉरी सप्लायर के पास। पहला ऑप्शन है कि भैया तुम 5% GST लेवी करना, 5% GST लेवी करना, बट तुमको कोई ITC नहीं मिलेगा। ITC एक केस में मिलेगा, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। और सेकंड केस क्या है, उनको बोला कि तुम 12% GST लेना अपने कस्टमर से और तुम सारा ITC ले सकते हो। तो अब इसको समझते हैं। तो एक बंदा है, तो और अब ITC अगर आप 5% में लेते हो तो फिर आपको इनवर्ट सप्लाई और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पर ही मिलेगा। मान लो ये मेरा एक मिस्टर Y है, या अदर देन ये इंडिविजुअल है, अपना सोल प्रोप्राइटरशिप कंसर्न है। ये क्या करते हैं, रेंट करते हैं मोटर व्हीकल अलॉन्ग विथ द कॉस्ट ऑफ फ्यूल टू मेरा AB लिमिटेड, ठीक है। एंड क्या होता है, नॉर्मल केस क्या बोलते हैं, ये पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस है, तुम RCM में देना। पर ये बंदा क्या करता है, ये ऑप्ट करता है, दिस पर्सन Y ऑप्ट्स फॉर FCM, एंड वो ऑप्ट करता है FCM के लिए, एंड अभी वो ले रहा है ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 का मतलब क्या है, एट द रेट ऑफ 5%। तो मतलब कि क्या होगा, ये इसका जो ये जो इसको देगा ना, जो भी इसकी पेमेंट देगा, पेमेंट में प्लस 5% GST देगा। तो मतलब कि इसका आउटपुट टैक्स जो होगा वो एट द रेट ऑफ 5% GST का आएगा। लेट सपोज कि ये मेरा आ रहा था 500 रुपये। अब इसने कुछ इनपुट्स लिए होंगे ये सप्लाई करने के लिए, तो ये प्रोविज़न क्या बोलता है, अगर आपने इनपुट में कोई मोटर व्हीकल ही रेंट पे लिया था ताकि आप इसकी आउटवर्ड सप्लाई कर लो, एंड मान लो इस पे आपने टैक्स दिया था, आपका ITC बनता है ₹200, एंड फिर आपने इसी सप्लाई को करने के लिए कोई रिपेयर की सर्विस ली थी तो देखो फॉर मेकिंग फर्दर सप्लाई ना, कोई जनरल इंश्योरेंस लिया था, देखो है मेरी, इस पे ITC मिलना चाहिए, इसका ITC मेरा बन रहा था 200 रुपये। तो अगर आपने ऑप्शन 1 अवेल करा एट द रेट ऑफ 5%, तो आप सिर्फ इस वाले पार्ट का, मतलब कि रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल फॉर फर्दर सप्लाई का ही, मतलब कि मैं ITC क्लेम कर सकती हूँ 200 का ही, मतलब 300 मेरे को पेमेंट करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, लाइबिलिटी है मेरी। अगर वो बोलता अगर आप ऑप्शन FCM का ये वाला ऑप्शन आप फर्स्ट में नहीं ले सकते, सिर्फ रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल तक का ही ITC ले सकते हो। ऑप्शन अब वो लेता 12% वाला, ऑप्शन 2 लेता। मान लो इसमें मेरी लाइबिलिटी बन के आ रही थी 1200 रुपये, 1200 भी नहीं बोलते, चलो हाँ चलो ठीक है 1200 ले लो। तो यहाँ पर वो MB का भी 200 रुपये का ITC ले सकता था, एंड वो रिपेयर वगैरह का भी 200 रुपये का ITC ले सकता था।
400 से माइनस कर लो इसको, ये 800 मेरा बनता है। तो अब इसको जो पेमेंट देनी पड़ेगी 800 की देनी पड़ेगी। तो ये इसके ऑप्शन पर है, इसको कौन सा बेनिफिशियल पड़ रहा है। ये तो एग्जाम्पल में ऐसे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो क्या मैंने बोला आपको, कोई भी अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है भैया, छोटा बंदा है वो मोटर व्हीकल प्लस जिसके अंदर रेंट ऑफ मोटर व्हीकल प्लस कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है, रेंट के अंदर में इंक्लूडेड है, बॉडी कॉर्पोरेट को सर्विस दे रहा है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन की, तो लगेगा RCM। बट इस बंदे के बाद ऑप्शन है कि ये FCM भी ले ले, FCM एट द रेट ऑफ 5%। तो ITC किस चीज़ का मिलेगा, सिर्फ रेंट ऑफ मोटर व्हीकल, तो इनवर्ड सप्लाई जो ये रेंट ऑफ मोटर व्हीकल। एंड सेकेंड ऑप्शन है कि भैया तुम FCM ले लो एट द रेट ऑफ 12%। तो इसमें इसको ITC नॉर्मली जैसे मिलता है वैसे मिल जाएगा। तो सिंपल सा ही प्रोविजन था हमारा, हमने रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल भी कर लिया। अब हमारा लास्ट बचता है प्यारा सा गुड ट्रांसपोर्टेशन। जैसे हमने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन किया, गुड ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। तो अब ये GTA अगर नोटिफाइड पर्सन को सप्लाई करता है ना, सप्लाई करता है यहाँ पे नोटिफाइड पर्सन को, अगर ये गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस देता है तो RCM लगेगा एट द रेट ऑफ 5%। अब ये नोटिफाइड पर्सन कौन है, जितने भी आपको पर्सन याद है ना उनमें से इंडिविजुअल HUF हटा देना। भाई गुड्स ट्रांसपोर्ट करने की इंडिविजुअल तुझे क्या ज़रूरत पड़ सकती है, बट हम लोग बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बस याद करना, इंडिविजुअल HUF को हटा के बॉडी कॉर्पोरेट पार्टनरशिप फर्म, बॉडी कॉर्पोरेट में मेरा कंपनी प्लस LLP आ जाएगा। अब AOP BOI यहाँ पे देखो फैक्ट्री है, कोई फैक्ट्री GTA फैक्ट्री को सर्विस दे रहा है तो फैक्ट्री वाला खुद देगा RCM में, कोई सोसाइटी कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। यहाँ पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर GTA सेक्शन 10 मतलब कॉम्पोजिशन लेवी वाले सप्लायर्स को दे रहा है GTA की सर्विस, तो RCM में ये कॉम्पोजिशन लेवी वाले पे कर देंगे। ऊपर आपको याद होगा सिक्योरिटी सर्विस में अभी हम करके आए हैं, ये LAPD 10 वाले माफ़ थे, इनको नहीं करना था। एंड कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है, मेरा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है, इसको भी अगर ये सप्लाई करता है तो RCM में होगा। अब इसी के अंदर में LAPD को नहीं देना। देखो मैंने आपको एक्रोनिम बनाया था LAPD 10, पर 10 तो भैया 10 को तो हमने इसमें डाल दिया नोटिफाइड पर्सन में। तो अगर ये GTA लोकल अथॉरिटी पर्सन जो TDS डिडक्ट करता है अंडर सेक्शन 51 डिपार्टमेंट ऑफ आपका गवर्नमेंट या PSU है, अगर इनको ये गुड ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे कोई RCM नहीं लगेगा। ठीक है, अब लेते हैं एग्जाम्पल है, बढ़िया अच्छा एग्जाम्पल है इसलिए आपको ध्यान देना। A लिमिटेड है, XYZ GTA की हेल्प से B लिमिटेड के यहाँ पे गुड डिलीवर कराता है। देखो RCM किस पे होगा, अगर आप आंसर देते हो B लिमिटेड तो आपका आंसर आधा अधूरा है। अब समझो क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, सर्विस प्रोवाइडर मतलब GTA जो है मेरा अदर देन GTA अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे GTA है नोटिफाइड पर्सन को दे रहा है। नोटिफाइड पर्सन में ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है, ये भी बॉडी कॉर्पोरेट आ रहा है। आपने कैसे बोल दिया कि B लिमिटेड, आपको यहाँ पे ना चेक करना, देखो ये वाला ऑप्शन तो था ही नहीं, चेक करना पड़ेगा कि फ्रेट कौन पे कर रहा है। जो फ्रेट पे करता है ना, हम बोलते हैं कि वो सर्विस ले रहा है GTA की। अगर A लिमिटेड XYZ को GTA की फ्रेट पेमेंट करता है, मतलब कि जो ये सर्विस रिसिपिएंट है ना, वो यहाँ पे इस केस में A लिमिटेड है जो GTA की सर्विस ले रहा है, तो यहाँ पे RCM A लिमिटेड पे करेगा। और अगर B लिमिटेड फ्रेट पे करता है ना GTA को, तो हम बोलते हैं कि भैया यहाँ पे सर्विस रेसिपिएंट B लिमिटेड है, इन दोनों के बीच में ट्रांजैक्शन चल रही है और इन दोनों के बीच में चल रही है तो A लिमिटेड देगा। एंड अगर इन दोनों के बीच में मतलब कि B लिमिटेड फ्रेट दे रहा था तो B लिमिटेड के बीच में होगा। सिमिलरली जैसे आपने पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन में पढ़कर आए हो ना 5% 12% वाला पॉइंट, एग्जैक्टली यहाँ पर है कि अगर 5% लेते हो तो कोई ITC नहीं मिलने वाला आपको, पर अगर आप 12% अवेल करते हो तो ITC मिलेगा। एंड नो RCM, कोई RCM LAPD वाले प्लस अनरजिस्टर्ड पर्सन को अगर देते हो भैया RCM, अनरजिस्टर्ड पर्सन आपको 100 बार बता दिया नहीं देता है, पूरे कहीं पर भी अनरजिस्टर्ड पर्सन ने टैक्स दिया नहीं है तो ये एग्जेम्प्ट है, आपके एग्जेम्प्ट है।
गवर्नमेंट को जो हम सर्विसेज देते हैं एग्जामिशन चैप्टर में आप देखोगे जीटीए गवर्नमेंट को सर्विस देता है, या फिर कोई सिक्योरिटी वाला गवर्नमेंट को सर्विस देता है, वो एग्जेम्प्ट होती है। गवर्नमेंट को कोई सर्विस देता है वो एग्जेम्प्ट मानी जाती है। इस तरीके से मैंने आपको रैपिडली आरसीएम रिवाइज करा दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।